सभी बच्चों को मेरा राम राम। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल मस्त चल रही है। तो बच्चों आज शुरू करेंगे एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम रहने वाला है डी एंड एफ ब्लॉक। अगर एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी जो है उसकी बात करो तो उसके अंदर ये चैप्टर नंबर है 4। बीच में हमने एक चैप्टर को स्किप कर दिया था, वो हम करेंगे एक और चैप्टर करने के बाद, क्योंकि आप मेरे को समझ जाओगे और साथ साथ मैं भी आपको वो चैप्टर समझाने के लायक हो जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, और फिर उन चीजों को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक। अब ये क्या चीज है, देखो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये रही पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर 18 ग्रुप है। 18 क्या है इसके अंदर ग्रुप है। जो आप खड़ी लाइन देख रहे हो ना, खड़ी लाइन, वो सारी क्या है ग्रुप है। और इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, 7 क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अब इन्हीं को हमने 4 अलग अलग ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया है। जैसे हम गांव गांव के अंदर हम पाने डिसाइड करते हैं, या फिर शहरों के अंदर हम कॉलोनी बना देते हैं, ऐसे ही पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने 4 अलग अलग ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया। वो 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? पहला है आपका एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। सेकंड है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और थर्ड है आपका डी ब्लॉक। और फोर्थ है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, अब कौन सा ब्लॉक कहां कहां है, देखो जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है एस ब्लॉक, वो लाई करता है बिटवीन ग्रुप नंबर 1 से लेकर 2 तक। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये रिप्रेजेंट करता है आपके एस ब्लॉक को। अब जो ग्रुप नंबर 13 टू 18 है, लास्ट के 6 ग्रुप, वो रिप्रेजेंट करते हैं पी ब्लॉक को। और जो बीच के बच गए कौन कौन, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, ये रिप्रेजेंट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। अब नीचे आप पीरियोडिक टेबल के नीचे बिल्कुल 2 लाइन देख रहे हो, ये जो अलग निकाल दी है, एक्चुअल में वो बस परिवार बहुत बड़ा हो गया था डी और एफ ब्लॉक का, वहां पे वो फिट नहीं बैठ रही थी, वो बस अलग से रहने लगी। हालांकि वो साथ ही है, वो इसी पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है, लेकिन उनको हमने अलग बैठा दिया है क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी लिखने की। और वो जो 2 लाइन है वो रिप्रेजेंट करती हैं आपकी एफ ब्लॉक को। ठीक है, डी ब्लॉक कहां से कहां, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, सॉरी ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। अब अगर एस ब्लॉक के अंदर आप बात करो तो पर पीरियड 2 एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक के अंदर पर पीरियड 6 एलिमेंट्स है। और डी ब्लॉक के अंदर पर पीरियड 10 एलिमेंट है। और एफ ब्लॉक के अंदर पर पीरियड 14 एलिमेंट है। ठीक है, समझ गए। एस ब्लॉक के अंदर 2 एलिमेंट, एक पीरियड में, एक पीरियड की बात चल रही है, 2 एलिमेंट। पी ब्लॉक के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर टोटल कितने हैं 14। क्लियर है। अब जो आपका डी ब्लॉक है, मेनली हमने फोकस करना है, पहले पार्ट में हम डी ब्लॉक देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम एफ ब्लॉक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक के साथ। अब ये जो आपका डी ब्लॉक है ये लाई करता है बिटवीन दी एस ब्लॉक एंड दी पी ब्लॉक। किस किस के बीच में, देखो पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में आएगा आपका एस ब्लॉक, ठीक है, बीच में आएगा आपका डी ब्लॉक, और इसके बाद है आपका पी ब्लॉक। यहां पे जो एस ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग मेटल्स को या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो पी ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट करता है नॉन मेटल्स को या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो जो डी ब्लॉक हुआ वो इनके बीच में है, यानी मेटल्स आपकी कन्वर्ट हो रही है नॉन मेटल्स के अंदर। तो ये जो फेज, इस फेज को बोलते हैं ट्रांजिशन फेज, यानी चीजों का बदलना, ट्रांसफॉर्म होना एक टाइप की प्रॉपर्टी से दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी में। इसी वजह से स्टार्टिंग में इनको नाम दिया था क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, स्टार्टिंग में बोला मैंने, अब इन इसकी डेफिनेशन जो है वो बदल गई है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नाम दिया,
क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी लाई करती है बिटवीन द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां से यहां के बीच में ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसी वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दिया गया। अब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आपकी 4 पीरियड है, कहां से कहां, अगर आप देखोगे प्रोडक्ट टेबल को, कहां से कहां हो रही है ये, फोर्थ पीरियड टू सेवंथ पीरियड, टोटल 4 पीरियड है, ठीक है, फोर्थ टू सेवंथ, चौथे से लेकर सातवें तक 4 पीरियड हो गए। उन चारों के नाम क्या क्या है, पहले का नाम है 3D, दूसरे का नाम है 4D, तीसरे का नाम है 5D, और लास्ट का नाम है आपका 6D। देखो एक कम करके आ रहा है, जो फोर्थ पीरियड है वहां वाली ट्रांजिशन सीरीज का नाम है 3D, बोलेंगे कंप्लीट उसको 3D सीरीज, और जो आपका फिफ्थ पीरियड है उसके अंदर है आपका 4D, सिक्स पीरियड के अंदर 5D, और लास्ट पीरियड के अंदर आपका है 6D। सेम अगर आप देखो सिक्स पीरियड से और सेवंथ पीरियड से, ये तो थी ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जो आपका एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, उसके अंदर है इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ट्रांजिशन में भी अंदर का पार्ट, देखो ट्रांजिशन के बीच से वो निकाल के हमने अलग कर दिया है, इसलिए उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है? इसके अंदर भी दो सीरीज है, दो सीरीज, या फिर आप बोलो तो ये आपका पीरियड नंबर 6 से लेकर 7 तक, दो पीरियड के अंदर ही है, एक छठे पीरियड में है और एक सातवें पीरियड में है। जो छठे पीरियड वाले हैं उसको बोलते हैं 4F सीरीज, और जो लास्ट है सेवंथ पीरियड के अंदर है, या नीचे सबसे नीचे वाली लाइन है, उसको बोलते हैं 5F। क्लियर है? देखो ध्यान से एक बार, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वह फोर्थ पीरियड से शुरू हो गए सेवंथ पीरियड तक है, चार उनके नाम है 3D 4D 5D 6D, यानी एक कम करके, और एफ ब्लॉक सिक्स पीरियड में और सेवन पीरियड में है, और उनके नाम है 4F और 5F। अब अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन एलिमेंट टोटल है कितने, या फिर डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाद में इसकी डेफिनेशन अब चेंज हो गई है, वो भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं पूछूं कि बताओ डी ब्लॉक के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, मैंने बताया कि एक पीरियड में डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट, 10, और टोटल पीरियड कितने हैं, 4, तो टोटल कितने हुए, 10 गुणा 4, यानी 40 एलिमेंट्स हैं। वहीं पे अगर आप एफ ब्लॉक की बात करो, मैंने बताया था पर पीरियड एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट, 14 एलिमेंट्स, ठीक है, और टोटल सीरीज कितनी है, दो सीरीज है, यानी 28 एलिमेंट्स आपके हैं एफ ब्लॉक के अंदर। अब इनमें से ही हमने मेनली फोकस करना है 3D को, और 4D 5D 6D 7D सभी में सेम कंसेप्ट ही आपका लागू होता है, लेकिन मेन हम पढ़ेंगे किसको, 3D को। तो उसके लिए 3D आपको याद भी होनी चाहिए, वो देखो कैसे लिखेंगे, या तो आप डायरेक्ट याद करो या आप ट्रिक के साथ याद करो, जैसे मैं लिखता हूं, एक सेकंड दो मुझे, और याद करना कंपलसरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना याद करने का। तो अगर आपको 3D की सीरीज याद नहीं है, 3D सीरीज, तो भूल जाओ कि ये पूरा चैप्टर आपको आने वाला है। तो सीरीज का पहला एलिमेंट 20 नंबर 1 से स्टार्ट होता है, वो है स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर, और 30 है आपका जिंक। ये है हमारी 3D सीरीज, 3D सीरीज। और ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये है इनके एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक। क्लियर है? अब बात करते हैं ट्रिक की। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है हिंदी में याद कर लो आप, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू।
ये ट्रिक है और लाइन भी आई थिंक काफी इजी है और आप लोगों के मतलब की भी है। क्या कह रहा है? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अब इसको इसके साथ रिलेट कैसे करेंगे? देखो, सुनो सुनो से आया स्कैंडियम, तुम टाइटेनियम, विवाह वेनेडियम, कर लो सीआर, मुझसे एमएन, फिर एफई, कोई कोबाल्ट नहीं निकल कहेगा कॉपर जानू जेडन जिंक। ठीक है, काफी इजी ट्रिक है। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये है आपकी 3D सीरीज और आपको ये कंपलसरी है याद होना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम बताया मैंने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट की कौन से सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, या लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वहां वो कहां लाई करता है, वो सब की इंफॉर्मेशन आपकी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसको लिखने का एक तरीका होता है, जस्ट इन केस आपको नहीं आता तो अभी हम कर देते हैं। देखो, आप कैसे लिखना है? 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। ये आपने 1 से लेकर 7 तक गिनती लिख दी। अब सेम आपको लिखनी है 2 से लेकर 7 तक। चलो, 2p, क्योंकि s के बाद आएगा p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है, नेक्स्ट लाइन कहां से शुरू होती है या कौन सा ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है? d। ठीक है, और d शुरू होता है 3 से, तो 3d, 4d, 5d, 6d, 4 ही है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका f, और f कहां से शुरू होता है? 4 से, तो 4f, 5f। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लो। अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे मेरा है 21 नंबर, आपको 21 नंबर तक पहुंचना है। और एक चीज याद रखनी है, एस के अंदर आते हैं 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14। चलो पहुंचते हैं। आपको ऐसे क्रॉस क्रॉस करके रास्ते क्रॉस क्रॉस करके आपने पहुंचना है। जैसे सबसे पहले आप क्रॉस करोगे ये वाला रास्ता, तो लिखो 1s2। ठीक है, उसके बाद आप करोगे ये वाला रास्ता क्रॉस, 2s2। उसके बाद आप नेक्स्ट रास्ता क्रॉस करोगे और इधर से लिखते आना है। देखो एरो में इधर लगा रहा हूं, यानी आप यहां से यहां आ रहे हो। तो उसके बाद आया 2p, और p के अंदर कितने? 6, s के अंदर 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10, f के अंदर 14। ठीक है, 2p6। उसके बाद कौन आया? 3s, 3s2। उसके बाद आप इस रास्ते से चलोगे, यानी 3p6, और उसके बाद आया 4s2। एक बार गिनो टोटल इलेक्ट्रॉन आपने कितने फिल कर दिए? यहां 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। हमने कितने फिल करनी है? हमने फिल करनी है 21। यानी एक इलेक्ट्रॉन और पेंडिंग है। वो एक इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? वो यहां आएगा। देखो, ये आएगा ना हमारा नेक्स्ट रास्ता। ये 3p कैंसिल हो चुका इस रास्ते पे। नेक्स्ट रास्ता कहां से शुरू होता है? 3d से। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा आपका 3d1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, 3d1। अब जब आप 22 को फिल करोगे, 22 कैसे फिल होगा? यहां से लेकर यहां तक तो सेम, बस 3d कितना आ जाएगा? 3d आ जाएगा 2, 3d2। और ऐसे ही करके आप 30 तक पहुंच जाओगे, क्योंकि यहां से यहां तक आप 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे और 10 के 10 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएंगे? डी के अंदर आएंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट आएगा आपका 3d3। अब एक चीज देखो, आपको ये बार बार लिखना पड़ रहा है ना, ये बार बार। देखो, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सेल को, ये सेकंड को, ये थर्ड को, यहां तक, फिर वो फोर्थ को। तो क्यों ना मैं इतना जो ये पार्ट है, एस को मैं नहीं ले रहा हूं, उसका रीजन थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। मैं सिर्फ यहां तक को एक वर्ड में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वो कैसे? एक बार फिर देखो पीरियोडिक टेबल को, वहां पे जो आपका ग्रुप नंबर 18 है, उस ग्रुप नंबर 18 को हम बेस मान के चलते, यानी वहां जाना सबका एम होता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना सबका एम। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा
शांत, सबसे ज्यादा सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब आपने नाइन्थ के अंदर सुना होगा, फर्स्ट सेल के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल है ना ये, इसके अंदर कितने आए? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल के अंदर आए आपके 2 और 6 8। सेकंड सेल के अंदर आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 18, ये सब आपने सुना होगा। और वो जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी आपकी नोबल गैस की। तो यहां तक आपकी एक नोबल गैस बनती है, कौन सी? थर्ड नंबर पे कौन सी? पहले पे हीलियम, नियोन, आर्गन। तो इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे लिखते हो, आर्गन और फिर 4s2, 4s2 और 3d1। ये आई किसकी? आपकी स्कैंडियम की। चलो इसके नीचे मैं लिख देता हूं क्या? 4s2 3d1 आर्गन के साथ। अब सारे में बिना आर्गन लिखूंगा क्योंकि वो सब में कॉमन है। इसकी क्या आएगी? 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4, 4s2 3d5, 4s2 3d6 और ऐसे करके इसकी आ जाएगी 4s2 3d9 और 4s2 3d। ये आ गई इन सब की कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसमें ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक बार इसको नोट करो। चलो मैं प्रॉब्लम बता देता हूं क्या है। 2 एलिमेंट के अंदर वो प्रॉब्लम है, यहां तक बाकी सारे ठीक है, सिर्फ 2 एलिमेंट में वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि ना एक कंसेप्ट होता है हाफ फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन? एक तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और एक फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 के 2 उसके अंदर भरे हो, या फिर उसके अंदर उसके हाफ यानी 1 भरा हो। पी के अंदर स्टेबल कब होगा? या तो 6 भरे हो, या फिर 6 का आधा 3 भरे हो। सेम डी के अंदर या तो 5 भरे हो या 10 भरे हो, और एफ के अंदर या तो 7 भरे हो या फिर 14। वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू बाकी अदर कॉन्फ़िगरेशंस। तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है यहां पे। अगर आप क्रोमियम को देखो, क्रोमियम को यहां पे अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इस डी को मिल जाए तो ये D5 बन जाएगा। और एज वी नो D5 इज मोर स्टेबल देन D4। और जो 4s की और 3d की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा सा ही फर्क है। ये ना एनर्जी को जो हमने नंबर लिखा था ये ऐसे, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बढ़ते क्रम में एनर्जी के वो लगा रखे हमने। तो 3d की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू 4s। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर, यानी अब जो आपका क्रोमियम है जिसका नंबर 24 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन। यहां पे आएगा 4s1। देखो पहले था 4s2, अब हो गया 4s1। ये फुली फील्ड था, फुली फील्ड से हो गया हाफ फील्ड। तो यहां पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, समझो आपको। देखो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हाफ फील्ड, लेकिन लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा ही फर्क है। तो यहां से हम अनस्टेबिलिटी की तरफ गए हैं, लेकिन उससे फायदा क्या होगा कि आपका जो अब डी था वो डी बन गया अब D5। अब D5 होने से हम और ज्यादा स्टेबल हो गए। थोड़ा सा तो हमने स्टेबिलिटी को यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन उस स्टेबिलिटी को वापस से गेन कर लिया किसके अंदर? 3D5 के अंदर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आई? क्रोमियम के अंदर। समझे क्या प्रॉब्लम थी? कि डी को हाफ फील्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया 4s से 3d के अंदर। और ये ट्रांसफर पॉसिबल क्यों हो सका? क्योंकि इनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम है, मिनिमम है बहुत। ठीक है। अब सेम कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं किसके अंदर? कॉपर के अंदर, क्योंकि यहां भी 3d9 है, और 3d9 से अगर 3d10 हो जाए तो इसको मजा आ जाएगा। तो हम 3d10 इसको कर देते हैं। कैसे करेंगे? ये हुआ हमारा कॉपर जिसका नंबर है 29। वैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी थी 4s2 3d9, बट एक्चुअल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 3d10। क्लियर है? तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ना होके ये कॉन्फ़िगरेशन है, और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ना होके ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक और सवाल यहां से आता है, वो पूछता है कि बताओ अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन में लिखने लग जाऊं 3d सीरीज की, या फिर बात करो आप स्कैंडियम इनकी डी ब्लॉक की, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? तो इनकी
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो होगी, देखो पहली बात तो आर्गन आ रहा है सब में, चलो आर्गन को या नोबल गैस को हटा देते हैं। उसके बाद यहां पे है एन, और एन रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर को। देखो फोर्थ पीरियड से शुरू होता है डी, और यहाँ पे नंबर है 4, तो ये आएगा एन यानी पीरियड नंबर। उसके बाद कौन सा, एस। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखो एस के अंदर पूरे में दो दो है, लेकिन यहाँ पे एक भी तो है, ये रहा, यहाँ भी एक भी तो है ना। इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और इसके अंदर सॉरी दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ऐसे ही उसके बाद आ रहा है एक नंबर कम, यानी 4 से एक कम, तो यहां हम लिखेंगे n-1, क्योंकि हमने एक कम कर दिया, n-1। और ऑर्बिटल कौन सा, डी। अब डी के अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, यहाँ एक है, दो है, तीन है, पांच है, छह है, 9 है, 10 है, वो सब है। इसका मतलब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक से लेकर कितने तक, 10 तक। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी, डी ब्लॉक की, स्पेशली डी ब्लॉक की। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कौन सी, जनरल। तो ये एमसीक्यू आपका आ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आपने हाईलाइट ऐसे कर लेना है, क्लियर है। अब अगर नेक्स्ट में बात करूं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या थी, अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट, कि ना इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी है। पहले तो ये थी कि क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिट हो रही है बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इसलिए नाम दिया गया क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन बाद में उसको चेंज कर दिया गया, और चेंज करके क्या कर दिया है वो हम देख लेते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट की नई डेफिनेशन है, ट्रांजिशन, TRAN, ट्रांजिशन एलिमेंट की अब जो नई डेफिनेशन होगी, एक तो स्पेलिंग का बहुत प्रॉब्लम है। ट्रांजिशन एलिमेंट की अब जो नई डेफिनेशन हुई वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दी एलिमेंट्स, ये आप देखो स्क्रीन पे आ गई होगी, ट्रांजिशन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द एलिमेंट हुज एटम इन ग्राउंड स्टेट, एक तो बात की है उसने इसकी ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फुली इनकम्प्लीटली या फिर पार्शियल फील्ड, क्या करे वो, पार्शियल फील्ड डी सबसेल, पार्शियली पार्शियली फील्ड डी सबसेल, यानी आपका डी सबसेल जो है वो पार्शियली फील्ड होना चाहिए। पार्शियली फील्ड, अरे FILD नहीं बेटा, FILLED, पार्शियली फील्ड डी सबसेल, यानी आपका जो डी सबसेल है वो ना तो कंप्लीटली फील्ड होना चाहिए और ना ही वो कंप्लीटली एम्प्टी होना चाहिए। जहां भी पार्शियली फील्ड डी सबसेल आ जाए जिसके पास भी, उसको नाम दिया गया ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहां पे आपने पार्शियल फील्ड डी सबसेल बताना है या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो इसका जिक्र हम एक दो लेक्चर के बाद करेंगे, लेकिन फिलहाल आप बस इतना ध्यान रखो, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, +2 यानी ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं 21 से लेकर 30 तक, मैंने लिखे थे, ये बताओ किस किस के पास डी कंप्लीटली फिल्ड है। स्कैंडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी आधा खाली हो गया, आधे का मतलब है खाली हो गया, कुछ तो खाली है ना। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल तक सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन जैसे ही आप कॉपर पे जाते हो, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 29 नंबर था, यहां पे क्या आया 29 पे कॉन्फ़िगरेशन 4s1, 2 नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, 3d10। अच्छा ठीक है, और नेक्स्ट आपका एलिमेंट था वो था जिंक, जिंक 30 नंबर, कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4s2 और 3d10। अब इन दोनों एलिमेंट का जो डी सबसेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, और अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। लेकिन देखो ये है ग्राउंड स्टेट, ये जो हमने लिखी है ये है ग्राउंड स्टेट,
साथ साथ चेक करना होगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी। अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की बात करो तो वो आएगा कॉपर 2 पॉजिटिव और जिंक का आएगा Zn 2 पॉजिटिव। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहां से निकालने हैं और इलेक्ट्रॉन याद रखना हमेशा बड़े नंबर से पहले निकलेंगे और छोटे नंबर से बाद में। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे कौन कौन से, एक तो ये निकलेगा ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, और फाइनली जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बच गई वो बच गई 3D। क्लियर है। सेम यहां पे बताओ, हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे ये वाले, बच गया क्या आपका 3D10। अब बताओ अब किसका कंप्लीटली फील्ड है और किसका पार्शली फील्ड है। इसका तो पार्शली फील्ड है, कैसा, पार्शली फील्ड, और इसका है कंप्लीटली फील्ड। ठीक है, कंप्लीटली फील्ड। इसका मतलब जो कॉपर है आपका वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो तो है, लेकिन Zn ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, वो पूछ लेगा विच 3D सीरीज एलिमेंट इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर वो डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, तो हम बता देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो या तो ग्राउंड स्टेट में, या जिनके पास या तो ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो, डी सबसेल पार्शली फील्ड हो, उनको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है। और कौन सा एलिमेंट 3D सीरीज का नहीं है, वो है जिंक, और जिंक के नीचे ही आता है आपका Hg मरकरी, वो भी पूछ सकता है। ठीक है, ये दोनों और उसके नीचे एक और उसके नीचे एक और, ये जो चारों हैं ये चारों ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट नहीं है। क्लियर है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, और जैसे ही हम ये प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे, 10-12 प्रॉपर्टीज है, हमारा चैप्टर 70% कंप्लीट हो चुका होगा। और ये सारी प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल है, पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, एक दो टॉपिक को छोड़ के वहां पे रिएक्शन वगैरह है, वो भी प्रिपरेशन आपको याद रखनी पड़ेंगे, 2-3 रिएक्शन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनमें सबसे पहले देखेंगे इनका फिजिकल नेचर या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी देखने में ये कैसी हैं, महसूस करने में कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, ये सारी चीजें आ गई आपकी फिजिकल में। अब इसमें अलग अलग पॉइंट है, देखो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मेटल की जो जो प्रॉपर्टी है, दे आर मेटल्स, दे आर मेटल्स, ये सारी मेटल्स हैं। और मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, मेटल आपने सुना होगा, मेटल होती है डक्टाइल, डक्टाइल, उसके बाद मेलेबल, मेलेबल, और क्या सुना है आपने, लस्चरस, लस्चरस, लस्चरस यानी चमकदार। और आपने सुना होगा क्या, डक्टाइल होगी, मेलेबल होगी, लस्चरस होगी, सोनोरस आपने सुना होगा, सोनोरस, हाई एमपीबीपी, हाई एमपीबीपी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका आयो, तो मेन तो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं करते। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब मेटल की जो जो प्रॉपर्टी है वो सारी क्या है आपकी, इनकी भी प्रॉपर्टी है, इनके पास भी ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डी ब्लॉक का ज्यादा है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर और पी ब्लॉक के अंदर दोनों के अंदर आपकी मेटल्स है, लेकिन डी ब्लॉक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। अब जो जो ये बातें मैं कह रहा हूं ये ऑलरेडी मैंने पीडीएफ की फॉर्म में लिख रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करो और बस मेरी बातें यहां सुनो, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूं आई थिंक उससे ज्यादा ही वहां पे बता रखा है। ठीक है, तो उसका अपने ध्यान नहीं मतलब ये मत सोचना कि मैं सिर्फ वर्ड लिख रहा हूं, मैं प्रॉपर कोई चीज नहीं लिख रहा, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। ऑलरेडी मैंने अपनी साइड से वो टाइम वेस्ट कर रखा है, मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं है, एक्चुअली वो टाइम को यूटिलाइजेशन बोलेंगे।
आपने क्या करना है, बस मेरी की हुई उस मेहनत का फायदा उठाना है। ठीक है, चलो ये बात हुई। सबसे पहले मेटल है, मेटल की जो जो प्रॉपर्टी है वो इनकी प्रॉपर्टी होंगी। दूसरी बात, इनका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग नहीं ज्यादा, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है। और ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग भी क्यों है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे ज्यादा, वहां पे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है, ये बात हुई। और नेक्स्ट बात करते हैं, जो क्वेश्चन एक और यहां से आता है, ये तो बेसिक सी बात है, सबको पता ही होंगी। वो ये है कि दे हैव हाई हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सबसे पहले इंथाल्पी, इंथाल्पी होती है एनर्जी चेंज, या फिर हम सिस्टम को जो एनर्जी दे रहे हैं या सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकल, सिस्टम का मतलब किसी भी चीज में से जो भी ऑब्जर्वेशन जिसको भी हम पढ़ रहे हैं उसको आप एनर्जी दे रहे हो या उससे एनर्जी हमें मिल रही है, वो जो भी एनर्जी है उस एनर्जी को बोलते हैं हम इंथाल्पी। अब बात आई इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है कि हर एटम को अलग अलग करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, जैसे मेटल है आपकी, मेटल ऐसे होगा सॉलिड फॉर्म में, ऐसे ना। तो यहां से अगर आपको मेटल इन एटम को अलग करना है, इस एटम को यहां से हटा के और आपने यहां शिफ्ट करना है, एटम को यहां से हटाना है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके और इसके बीच में बॉन्ड है, इसके और इसके बीच में बॉन्ड है, कुछ कुछ बॉन्ड इसके और इसके बीच में भी होगा, हो सकता है अट्रैक्शन तो होगा ही। तो इस बॉन्ड को अलग करने के लिए आपको एनर्जी देनी होगी, वो जो एनर्जी आपने दी है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी एटम को अलग आपने कर दिया। अब डी ब्लॉक के केस में इनकी जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो होती है हाई। हाई क्यों होती है, मेन रीजन उसका है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, और यही रीजन है आपका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने। क्लियर है। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन किस चिड़िया का नाम है, देखो जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, कैंडियम की ही बात कर लेते हैं, क्या आई थी 4s2 3d1। अब ना ऑर्बिटल है आपके, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे 4s की बात करूं, 4s आपका ऐसे बनता है, डी आपका ऐसे 5 बॉक्स बनते हैं, 5 क्यू या 1 क्यू, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन। अब एस के पास मैक्सिमम दो होते हैं तो एक बॉक्स, डी के पास 10 होते हैं, 10 के आपको दो दो करके डिवाइड करना है तो कितने आएंगे, 5 बॉक्स आएंगे। ठीक है, अब एस के अंदर इलेक्ट्रॉन भरो, पहले सिंगल सिंगल इसी बॉक्स में, पहले सिंगल और फिर डबल। सेम अगर आपने डी के बने हैं, पहले सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया, तो इसके पास देखोगे कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो अनपेड है। अनपेड कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी मेटालिक बॉन्डिंग कुछ तो होगी। अब अगर आप नेक्स्ट की बात करो, जैसे हम टाइट वेनेडियम की बात करते हैं, 4s2 3d3, उसमें एस में तो आप देखोगे सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, और डी के अंदर कितने आने हैं, डी के अंदर आपने आपके आने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, पहले सिंगल 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 हमने भर दिया। अब इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए, इसके पास अनपेड हुए 1 2 3, 3 अनपेड है। इसका मतलब स्कैंडियम और वेनेडियम में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी, वेनेडियम। क्लियर है, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा इनमें, चेक करो, क्रोमियम अगर आप देखो, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। यहां बक्सों में भरेंगे, पहले बक्से के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट वाले 5 बक्सों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए एक ये और 5 ये, यानी 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे नेक्स्ट की बात करो मैग्नीज की, मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। यहां पे ये दोनों तो पेयर हो जाएंगे, देखो पेयर हो जाएंगे, लेकिन जो 5 है ये पांचों अनपेड रहेंगे, तो यहां पे आएंगे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप बात करो स्कैंडियम के साथ, अगर मैं बात करता हूं, चलो किसकी बात करें, हम बात करते हैं निकल 28 Ni 28 यानी 4s2 3d8।
ट्रिक क्या है, जितना यहाँ पे है उतना ही यहीं पे आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि किस नंबर था लास्ट में, एक आया, 23 नंबर था लास्ट में 3 आई, लेकिन ये 3D के लिए ही वैलिड है सिर्फ। ये फटाफट याद करने की ट्रिक है। 28 नंबर था 4s2 3d 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आपने डी के अंदर बने, एस वाले तो पेयरिंग में है। 8 इलेक्ट्रॉन बने, कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग 6 7 8। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे अनपेड, 2। इसका मतलब इसके पास है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो सबसे ज्यादा 3D सीरीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं किसमें, क्रोमियम के अंदर। और याद रखना ये चीज, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे हमारे आने वाले, वहां भी मैं इसका बार बार जिक्र करूंगा। 2-3 प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है जो डिपेंड ही सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे करती है। इसीलिए जो स्ट्रोंगेस्ट मेटल है 3D सीरीज के अंदर वो है आपकी क्रोमियम। अब जो मैग्नीज है उसकी स्ट्रेंथ इन बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। हालांकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड कितने हैं, 5, फिर भी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है। उसका रीजन ये है कि यहाँ ना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और जहां भी स्टेबिलिटी आएगी ये दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये अकेला मस्त रहेगा और थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। अब जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उनका क्या होगा फिर, जैसे जिंक की बात करते हैं, क्या जिंक के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, 4s2 3d 10, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में, एस वाले पेयरिंग में। तो वो जो है आपका, वो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी सबसे कम होगी एज इस 3D सीरीज में। उसके नीचे है मरकरी। मरकरी की स्ट्रेंथ तो इतनी कम होती है कि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता ही नहीं। वो पूरे इस डी ब्लॉक में या पूरे मेटल्स में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में है एट दी रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे। और उसी से हम बढ़ाते हैं हमारे थर्मामीटर्स, यानी जो आपके तापमान मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस है, वहां पे मरकरी फिल होती है। मरकरी की खास प्रॉपर्टी की वो फैलता है, जैसे ही टेम्परेचर उसको मिलेगा वो फैलेगा, और वो ऐसे लीनियरली वेरी करता है कि हम उसका स्केल बढ़ा सकते हैं। और उसी स्केल से थर्मामीटर आपके बनाए गए हैं जो लैब वगैरह में यूज होते हैं। लेकिन आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए, वो डिजिटली मेजर करते हैं। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज थी हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और यहां से जो मेन क्वेश्चन था वो ये था, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। इस चैप्टर में क्वेश्चन आपने कहां से करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाओ। चैप्टर को पढ़ते जाओगे ना, देखो नोट्स आप पढ़ना इसमें से, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ने लगोगे वहां थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डाटा ज्यादा दे रखा है, और उसमें आपको कंफ्यूज कर देगा वो अलग अलग तरीके से। आपने ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। नोट्स मैंने उसमें से जो काम की बात है वो ऑलरेडी मैंने निकाल के दे दी है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका एक एक क्वेश्चन आपने करना है। जो इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के बीच में वो इंपॉर्टेंट है, और वही क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, वही जेई में, वही नीट में। अलग क्वेश्चन नहीं आते यहां से, याद रखना एनसीईआरटी से ही वो उठाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, तो ये थी पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। आई थिंक आज का टाइम हमारा खत्म हो गया है, अराउंड 35 मिनट हो गए, आई थिंक 35 शायद। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ, जो भी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी उसको डिस्कस करेंगे, और जल्दी जल्दी इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। और आप अब देख रहे होगे हम बहुत ज्यादा कंटिन्यू हो गए हैं, तो अपना थोड़ा सा प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक करो और साथ साथ शेयर करो सभी बच्चों के साथ, जो जो अभी 12th में है, या फिर जो 12th कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कोई बात क्लिक कर जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन मेरा बोला हुआ आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मेरी तरफ से राम राम।